हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक टॉपिक ले रहे हैं फिजिक्स का, इवापोरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंस। आप यूं कह सकते हो वाष्पीकरण और वाष्पन में अंतर। देखो, वाष्पीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इवापोरेशन और वाष्पन को इंग्लिश में बोलते हैं वेपराइजेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, लगभग मिलती जुलती सेम प्रोसेस है दोनों, लेकिन जरा सा अंतर है। वो उसी जरा सा अंतर को समझना है और उसी के साथ ही साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहना। हम इसी वीडियो में लास्ट में ये भी बताएंगे कि अगर गर्मी लगती है, पसीने से बिल्कुल आप तर रहते हो, तो जब पंखा झला जाता है तो आपको ठंडक क्यों लगती है। हम ये भी आपको बताएंगे, घर से निकलते समय अगर मान लो गर्म चाय आपको पीनी है, देर हो रही है, आप उसको प्लेट में डालते हो तो वो जल्दी चाय ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी, कैसे ठंडी हो जाती है, उसका सरफेस एरिया बढ़ाने क्यों ठंडा हो जाता है, ये भी आप पढ़ोगे। और आप ये भी देखोगे, रोटी हम सभी लोग खाते हैं, रोटी में छिलका होता है, फुलका जो भी आप कहते हो, ठीक है। कभी भी रोटी में आपने दोनों तरफ छिलका नहीं देखा होगा, एक ही तरफ देखा होगा। हम ये भी आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक आप देखना, अच्छा लगेगा, अधिक से अधिक आप शेयर भी करना। आते हैं टॉपिक पे। देखो, वेपराइजेशन हो चाहे इवापोरेशन हो, समझने के लिए पहले आपको जो लिक्विड की द्रव की जो प्रॉपर्टी है वो समझना पड़ेगा। हम सभी लोग जानते हैं पदार्थ मुख्यतः तीन अवस्था में पाया जाता है। हमने मुख्यतः शब्द कहा है, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस। ध्यान देना, मुख्यतः एक प्लाज्मा स्टेट भी होता है, उसका भी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं लिक्विड प्रॉपर्टी पे। आप जानते हो प्रत्येक पदार्थ अतिसूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे आप क्या कहते हो, अणु कहते हो, मॉलिक्यूल बोलते हो। और ये अणु विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो लिक्विड हमारा है, कोई भी द्रव है, पानी है, दूध है, चाय है, XYZ कोई भी द्रव है, वो आपका एक प्रकार से आणविक अवस्था में होता है। जैसे आप सामने यहाँ पे डायग्राम देखना, यहाँ पे डायग्राम में हमने क्या, कोई लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड की अपर सरफेस है, ऊपरी सतह है, ठीक। अंदर आपके सारे जो दिखाई पड़ रहे हैं सब लिक्विड के द्रव के क्या मॉलिक्यूल्स हैं। मान लो पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। आप जानते हो अणुओं के बीच एक बल कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या हिंदी में कहते हैं अंतराणविक बल, ठीक है। और इस बल के लगने की एक सीमा होती है, रेंज होती है। ये रेंज लगभग कितनी है, 10 एंगस्ट्रॉम। आप यूं कह सकते हो कोई मॉलिक्यूल अगर है तो अपने से 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी तक के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इसको थोड़ा बेहतर समझने के लिए आप समझना है, यहाँ पे हमने द्रव के कुछ मॉलिक्यूल्स लिए। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया द्रव के बिल्कुल मध्य में कहीं, एक हमने बिल्कुल सरफेस पे, सतह पे ले लिया, एक सतह के निकट कहीं ले लिया। हम मान लो पहले इस मॉलिक्यूल्स की बात करें। देखना, मान लो सेंटर पे कोई मॉलिक्यूल है, देखना सेंटर के ऊपर 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी तक जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे मॉलिक्यूल सेंटर वाले मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। उसी प्रकार इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल के नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे मॉलिक्यूल सेंटर वाले मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। जितना बल ऊपर उतना बल नीचे, परिणामी कितना, 0। उसी प्रकार सेंटर वाले मॉलिक्यूल को, जो इधर के मॉलिक्यूल हैं, मतलब कितनी दूरी तक, 10 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि अंतराणविक बल का ये आपका रेंज है, ठीक है, परास कह सकते हो, ठीक है। तो अब जानते हो इधर साइड में लगभग 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी तक जितने मॉलिक्यूल है, सारे मॉलिक्यूल सेंटर वाले मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। जो इधर के मॉलिक्यूल हैं लगभग 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी तक, वो क्या करेंगे, सेंटर वाले मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचेंगे। जितना बल इधर उतना बल इधर, परिणामी कितना, 0। जितना बल इधर उतना बल इधर, परिणामी कितना, 0। जितना बल इधर उतना बल इधर, परिणामी कितना, 0। इस प्रकार आप यूं कह सकते हो कि अगर हम सेंटर वाले मॉलिक्यूल को यहां पे हम सेंटर मान के और 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी को त्रिज्या मान के किसी गोले की कल्पना करें, तो उस गोले के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, सारे मॉलिक्यूल सेंटर वाले मॉलिक्यूल को अपनी अपनी ओर खींचेंगे, ठीक। जिससे कि इनका परिणामी क्या हो जाएगा, 0। भाई जितना बल एक तरफ उतना बल अपोजिट डायरेक्शन में, परिणामी कितना, 0, ठीक। तो आप यूं कह सकते हो इसी प्रकार से इस जो गोला है आपका, जिसकी रेडियस कितनी है, 10 एंगस्ट्रॉम है, इसको हम क्या कहते हैं, आणविक सक्रियता का गोला। आणविक सक्रियता का गोला इसलिए कि इसके भीतर के सारे मॉलिक्यूल का सक्रिय हैं। किस बात के लिए, सेंटर वाले मॉलिक्यूल को अपनी ओर घसीट लो, ठीक है। तो आप जानते हो इस पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, 0। और यही कारण है कि ये मॉलिक्यूल आपका, जब परिणामी बल 0 है, चारों तरफ से बल आपका लग रहा है, फिर भी परिणामी कितना, 0 है, ये मॉलिक्यूल आपका द्रव के परिसीमा के भीतर स्वतंत्र विचरण करता रहता है। और यही कारण है, यही मॉलिक्यूल आपका गति करते करते जब ये ऊपर पहुंचता है, सतह के निकट पहुंचता है या सतह पर पहुंचता है, तो उसके नीचे वाले मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस पे अपनी ओर बल लगाते हैं। उतना बल ऊपर की ओर नहीं लग पाता है, जिससे कि परिणामी बल क्या, नीचे की ओर कार्य करता है। कब, जब ये सतह पर पहुंचते हैं या सतह के निकट पहुंचते हैं, ठीक है। तो परिणामी बल नीचे के लगने के कारण ये मॉलिक्यूल आपका सतह के बाहर प्रायः नहीं जा पाता है। जब नहीं जा पाता, यही कारण है कि द्रव का आयतन सुनिश्चित होता है। देखो, द्रव का आकार सुनिश्चित नहीं होता है, क्यों, क्योंकि द्रव के सारे मॉलिक्यूल क्या चलते फिरते रहते हैं, ठीक है। लेकिन द्रव का आयतन सुनिश्चित होता है। घर में आपके दूध वाला आता है, आप दूध जो भी 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर जो भी आप लेते हो, आप भगोने में ले लोगे, दूध का आकार भगोने के आकार का हो जाएगा। आप थाली में ले लो, दूध का आकार क्या, थाली के आकार का हो जाएगा। आप किसी नली में भर लो, दूध का आकार कितना, नली के आकार का हो जाएगा। लेकिन चाहे जय बार आप लोगे, जितना आप दूध लेते हो उसका आयतन उतना ही माना जाएगा, उसका आयतन नहीं बढ़ेगा, आयतन आपका वही रहेगा, क्योंकि उसका आकार बदलता रहेगा। क्यों, क्योंकि द्रव के अणुओं की स्थितियां सुनिश्चित नहीं होती हैं। द्रव के अणु द्रव के परिसीमा के भीतर स्वतंत्र विचरण करते रहते हैं। और वही मॉलिक्यूल जब सतह पे आते हैं या सतह के निकट आते हैं, तो आप जानते हो परिणामी बल नीचे की ओर कार्य करता है। जैसे आप यहीं पे ले लो, आप यहाँ पे नीचे के मॉलिक्यूल है, नीचे की ओर बल लगाएंगे, ऊपर मॉलिक्यूल है ही नहीं,
तो परिणामी बल क्या हुआ, जीरो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे किधर क्यों, नीचे की ओर कार्य करेगा, ये मॉलिक्यूल आपका सतह को छोड़ के बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, या उसी प्रकार आप यहाँ पे लो, ये सतह पे तो नहीं है लेकिन सतह के निकट है, तो आप जानते हो नीचे ज्यादा मॉलिक्यूल बल लगा रहे हैं, ऊपर अपेक्षाकृत क्या कम मॉलिक्यूल बल लगा रहे हैं, तो यहां पर भी परिणामी जीरो नहीं होगा। परिणामी बल किधर, नीचे की ओर कार्य करेगा, ये मॉलिक्यूल आपका सतह को छोड़ के बाहर नहीं जा पाएगा। यही आपने देखा कि द्रव का आयतन तो सुनिश्चित होता है परंतु आकार सुनिश्चित नहीं होता है। ठीक, आकार सुनिश्चित इसलिए नहीं होता क्योंकि द्रव के मॉलिक्यूल द्रव के परिसीमा के भीतर चलते फिरते रहते हैं। ये तो द्रव की प्रॉपर्टी आपने देखी। अब इतने सारे द्रव के मॉलिक्यूल जब अंदर भरे पड़े हैं तो निश्चित रूप से आपस में टक्कर होगी। घर में 4 बर्तन हो, आपस में टकराहट होती है, आवाज सुनाई पड़ती रहती है दिन भर, तो उसी प्रकार से यहां पर भी मॉलिक्यूल आपस में क्या टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो आप जानते हो जब टक्कर होगी, ठीक, तो एक मॉलिक्यूल अपनी कुछ ऊर्जा दूसरे मॉलिक्यूल को देगा। नहीं, आप यूं कह सकते हो कि प्रत्येक टक्कर में कुछ, आप जानते हो एक मॉलिक्यूल की ऊर्जा क्या बढ़ेगी, दूसरे के मॉलिक्यूल की ऊर्जा क्या घट जाएगी। ठीक, और ऐसी दशा में फिर अगला टक्कर हुआ, फिर मान लो मॉलिक्यूल एक की बढ़ी दूसरे की घटी, फिर अगला टक्कर, इस प्रकार लगातार टक्कर होता ही रहता है, हमेशा टकराते रहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार टकराते टकराते आपका, आप जानते हो अक्सर कुछ मॉलिक्यूल्स की ऊर्जा बढ़ती है, कुछ मॉलिक्यूल की ऊर्जा घटती है, और बढ़ी हुई ऊर्जा का मॉलिक्यूल जब सतह पे पहुंचता है या सतह के निकट पहुंचता है तो उसके नीचे के मॉलिक्यूल उस पर क्या आकर्षण बल लगाते हैं, लेकिन क्योंकि ऊर्जा अधिक होती है तो ऊर्जा अधिक होने के कारण वो सतह को छोड़ के क्या करता है, बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकल जाएगा तो अपने साथ ऊर्जा लेके जाएगा, जब ऊर्जा लेके जाएगा तो जो अवशेष मॉलिक्यूल बचे उनकी ऊर्जा क्या घटेगी, उनकी ऊर्जा घटेगी तो उनका ताप क्या होगा, घटेगा, और जब ताप घटेगा तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, द्रव का वाष्पीकरण। आप यूं कह सकते हो कि द्रव के भीतर के मॉलिक्यूल आपस में क्या टकराते रहते हैं, प्रत्येक टक्कर में एक मॉलिक्यूल की ऊर्जा बढ़ती है, दूसरे की घटती है। अधिक ऊर्जा वाला मॉलिक्यूल जब द्रव की सतह पर अथवा उसके निकट पहुंचता है तो ऊर्जा अधिक होने के कारण, हालांकि नीचे के मॉलिक्यूल उस पर नीचे गिर गया आकर्षण बल लगाते हैं, लेकिन गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण वो मॉलिक्यूल सतह को छोड़ के और बाहर निकलता रहता है या बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इस प्रकार मॉलिक्यूल्स के अधिक ऊर्जा होने के कारण बाहर निकलने के इस घटना को आप क्या बोलते हो, द्रव का वाष्पीकरण बोलते हो। और अवशेष जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ऊर्जा लगातार घटती जाती है, उनका ताप लगातार घटता जाता है, और इसलिए वाष्पीकरण की जब प्रक्रिया होती है, ठीक, तो अवशेष जो आपका द्रव बचता है उसका ताप लगातार क्या होता है, घटता जाता है। ये तो आपने वाष्पीकरण पे देखा। अच्छा, वाष्पन में क्या होता है, यही प्रक्रिया वाष्पन में भी होती है, लेकिन अंतर क्या होता है, हम नीचे से उसको ऊष्मा देते रहते हैं। मानो नीचे से इसको द्रव को गरमाना शुरू करें, हम इसको ऊष्मी ऊर्जा देते रहें, ऊष्मी ऊर्जा देते रहेंगे, मॉलिक्यूल्स को ऊर्जा मिलती रहेगी, मॉलिक्यूल ऊर्जा पाके वहां पे क्या ऊपर उठता रहेगा, और जब ऊपर उठता रहेगा, वैसे भी आप जानते हो जब नीचे से गरमाएंगे तली के संपर्क के वाटर मॉलिक्यूल गर्म होंगे तो उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो एक प्रकार से क्या ऊपर की ओर आएंगे, और जब ऊपर की ओर आएंगे, क्यों ऊपर आएंगे, क्योंकि गर्म होने पर उनका घनत्व क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, और जब ऊपर की ओर आएंगे फिर आपका सतह पे पहुंचेंगे, बाहर निकलते रहेंगे, और इस घटना को आप क्या बोलोगे, वाष्पन। आप देखना, उस बाहर से ऊष्मा देने पर अगर मॉलिक्यूल सतह को छोड़ के बाहर निकलता है तो इस घटना को क्या बोलोगे, वाष्पन, वेपोराइजेशन। और अगर बाहर से हम कोई ऊष्मा नहीं दे रहे हैं, स्वतः वातावरण की ऊष्मा लेके या स्वतः द्रव का मॉलिक्यूल अगर सतह को छोड़ के बाहर जाता है तो इस घटना को आप क्या बोलते हो, वाष्पीकरण। ये दोनों में डिफरेंस है। देखो, दोनों में समानता इस बात की है कि दोनों में द्रव के मॉलिक्यूल सतह को छोड़ के बाहर निकलते हैं, ये समानता हुई, और विषमता इस बात की है कि अगर स्वतः निकले, बिना कोई बाहर से ऊष्मा दिए अगर निकले तो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण, और बाहर से गरमाने पर, ऊष्मा देने पर अगर निकले तो क्या कहलाएगा, वाष्पन। ये वाष्पन और वाष्पीकरण में डिफरेंस हुआ। गर्मी का मौसम है, पसीने से बिल्कुल आप तर हो घर पहुंचे, ठीक है, आपकी मम्मी दौड़ के आई तुरंत, बेटा हमारा बिल्कुल पसीने से भीग गया है, लाइट भी नहीं है, घर में इन्वर्टर भी नहीं है, ठीक है, तुरंत आपका एक कागज लिया या आपका हाथ का पंखा आता है और इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे हाँकना शुरू कर दिया। ठीक, तो इस प्रकार से हाँकने पे आप जानते हो वहां पे क्या ठंडक का अनुभव होता है। तो ठंडक का अनुभव क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हो हाँकने से आपके जानते हो द्रव है, जो द्रव की लेयर है, पसीने की लेयर है, वो हिलती है, और जब हिलती है तो प्रति सेकंड टक्करों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, और जब टक्करों की संख्या बढ़ती है तो अधिकाधिक मॉलिक्यूल्स किसके, पसीने के, ठीक है, की ऊर्जा क्या बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती जो पसीने की सतह पे आते हैं तो सतह को छोड़ के बाहर का निकलते रहते हैं। यानी कि आप यूं कह सकते हो हाँकने से वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, और वाष्पीकरण की दर जब बढ़ेगी तो अधिकाधिक संख्या में प्रति सेकंड जब अणु ऊर्जा ले लेके बाहर निकलेंगे तो अवशेष जो पसीना बचा उसका ताप क्या होगा, घटेगा, आपको ठंडक का अनुभव होता है। घर से निकल रहे हो, पढ़ने के लिए कोचिंग जाना है, मम्मी तुरंत एक कप चाय लेके आई, नहीं बेटा पी के ही तुमको जाना है, या दूध लेके इसको पी के ही जाना है। अब आप घड़ी देख रहे हो, बार बार आपको देर हो रही है, तुरंत आप क्या करते हो, बड़ी प्लेट मंगाते हो, और बड़ी प्लेट में चाय या दूध जो भी है उसको आप पलट लेते हो, ठीक है, और हल्का सा फूंकते हो, और फूंक फूंक के आप पी जाते हो। बहुत जल्दी दूध ठंडा हो गया। क्यों ठंडा हो गया, वो चाय जो कप में थी या दूध जो गिलास में था तो उसकी सरफेस एरिया क्या थी, कम थी। तो जब सरफेस एरिया कम थी तो प्रति सेकंड बाहर निकलने वाले अणुओं की संख्या भी क्या थी, कम थी, कम संख्या में अणु निकल पा रहे थे, जिससे कि दूध वहां पे क्या देर में ठंडा हो रहा था, चाय वहां पे क्या देर में ठंडी हो रही थी। आपने क्या किया,
उसको प्लेट में पलट दिया, और जब प्लेट में पलट दिया बड़ी प्लेट में, तो उसकी सरफेस एरिया क्या हुई, बढ़ गई। और जब सरफेस एरिया बढ़ गई तो प्रति सेकंड बाहर निकलने वाले अणुओं की संख्या भी क्या हो गई, बढ़ गई। और जब अणुओं की संख्या बढ़ गई तो वाष्पीकरण की दर क्या हो गई, बढ़ गई। और जब वाष्पीकरण की दर बढ़ गई तो वही चाय या दूध जो भी है वो जल्दी ठंडा हो गया। आप एक काम ये भी करते हो, आपने प्लेट में उसको पलट लिया, मुंह के पास लाते हो और उसको फूंकते हो। क्यों फूंकते हो? इसलिए कि आप जानते हो ऊपर जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स आपका वेपराइज फॉर्म में जो ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, आप फूंक के उस लेयर को हटाते हो, और जब वो लेयर हटती है तो फिर आपका प्रति सेकंड निकलने वाले अणुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है, वाष्पीकरण की दर क्या होती है, और बढ़ जाती है। वही चाय वही दूध क्या होता है, और जल्दी ठंडा हो जाता है। रोटी हम सभी लोग खाते हैं, मजा आता है, नरम रोटी, छोटी रोटी, फूली रोटी, लेकिन उसमें छिलका क्या एक ही तरफ होता है। फुल्का रोटी जो भी आप कहते हैं उसमें छिलका आपने देखा होगा, उसकी जो लेयर होती है वो एक ही तरफ होती है। कभी आपने सोचा कि रोटी में आपका एक ही तरफ छिलका क्या दोनों तरफ होता ज्यादा मजा आता? लेकिन आपको समझाएं, दोनों तरफ छिलका हो ही नहीं सकता है। अब जो तो रोटी बेलने के पहले आटा गूंथा गया, आटे में क्या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उसको बेला गया, एक पतली लेयर तैयार हो गई। मान लो समझने के लिए ये रोटी है, बढ़ा गए, उसको तवे पे, गरम तवे पे ऐसे डाल दिया गया। तो जब गरम तवे पे आपने डाल दिया, तवा गरम है, तो आप जानते हैं उस रोटी के नीचे के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपराइज होंगे, और वेपराइज होकर किधर आएंगे, ऊपर। तो अब तो सारे मॉलिक्यूल आपका किनारे से तो आएंगे नहीं, किनारे वाले तो किनारे से आएंगे, और बाकी मॉलिक्यूल आपका वेपराइज होकर रोटी के अंदर घुस के, और रोटी के अंदर अंदर आपका होकर ऊपर यहाँ पे इधर ऊपर साइड में आएंगे। और जब ऊपर साइड में आएंगे तो नीचे की जो लेयर है, तो नीचे की लेयर में वाटर मॉलिक्यूल से प्रकार से क्या नदारत हो जाएगा, कहां चला गया, वेपराइज होकर आपका अंदर उठा और रोटी के अंदर घुस के आपका अगर निकल पाएगा, बाहर निकलेगा नहीं, रोटी के अंदर आपका रोटी की जो ऊपरी लेयर है यहाँ पे घुसा हुआ, नीचे आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल गायब हो गया। तो नीचे की लेयर एकदम से क्या ड्राई हो गई, ठीक। अब उसके बाद ड्राई हो गई, एक वहां पे क्या सरफेस बना ली, ड्राई सरफेस, ठीक है। अब आप क्या करते हो, थोड़ी देर बाद इसी को उठाएगा, रोटी को ऐसे पलट दिया गया, पलट देने पर वही वाटर मॉलिक्यूल फिर आपका वेपराइज होंगे, वेपराइज होकर रोटी के अंदर से होकर ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, और जब अंदर ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो ऊपर तो आप जानते हो पतली सी ड्राई लेयर बन चुकी है ऐसे, ठीक। आप जानते हैं पतली सी वहां पे क्या ड्राई लेयर बन चुकी है, ठीक। तो वही वाटर मॉलिक्यूल जब इकट्ठा होकर आपका जब ऊपर सरफेस पे आए तो आप जानते हैं ऊपर एक ड्राई लेयर बन चुकी है, उन वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकलने का अवसर नहीं मिल पाता है। तो सारे वाटर मॉलिक्यूल मिलकर जो ड्राई लेयर है, उसी ड्राई लेयर को क्या करते हैं आपके यहाँ पे ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऊपर उठाते जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और जब ऊपर को उठाते जाएंगे यही आपको रोटी का छिलका कहलाता है, ठीक। कभी भी रोटी में आपका दोनों तरफ छिलका आप नहीं देखोगे, जब भी देखोगे आप एक ही तरफ देखोगे। और ये भी आपको बताएं छिलका किधर निकलेगा, रोटी बेलने के बाद तवे पे आपने चढ़ाया, पहली जो भी लेयर, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, जो भी लेयर तवे के संपर्क में आई, छिलका उधर ही निकलेगा। जैसे आप जानते हैं इसको तवे के ऊपर आपने रखा, ठीक है, रखा, ये नीचे वाली लेयर पहले क्या ड्राई हुई, ठीक है। फिर कुछ देर बाद आप जानते हो इसको आपने क्या पलट दिया, तो आप जानते हो जो पलट दिया नीचे के वेपर्स आपके ऊपर आए और जो ड्राई लेयर उसको ऊपर उठाए, वही आपका छिलका कहलाता है, ठीक है। और यही कारण है कि रोटी में छिलका हमेशा एक ही तरफ होता है। फिर आप कहोगे मम्मी पराठा बनाती हैं, उसमें तो करीब कई छिलके होते हैं, उसमें कई लेयर्स होते हैं। तो आपको समझाएं, कभी बनाते हुए आप देखना, वहां पे जब कई लेयर्स होते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक बार बेलने के बाद उसमें क्या ऑयल की एक लेयर लगा दी गई, फिर पलट के फिर उसको बेला गया, फिर उसमें ऑयल की लेयर लगा दी गई, फिर पलट के फिर बेला गया, फिर उसमें ऑयल की लेयर लगा दी। जितनी वहां पे ऑयल की लेयर लगाते जाते हैं उतनी परत आपके बनते चले जाएंगे। और यही कारण पराठे में कई छिलके, कई परत आपके हो सकते हैं, लेकिन रोटी में छिलका केवल एक ही तरफ होता है, दोनों तरफ नहीं होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हम यही चाहेंगे कि इसको अधिक से अधिक आप शेयर करना, और जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे इस प्रकार की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और साथ ही साथ आपका इंटरमीडिएट क्लास 11th क्लास 12th दोनों की फिजिक्स का पूरा सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कराने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और लगातार दिए जा रहे हैं। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।